बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 24 स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ अबाउट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसे हम कहते हैं, हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये जो एवोल्यूशन है ये हम कहते किसको हैं। ग्रेजुअल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, दिस इज़ एवोल्यूशन। यानी जो जानदार होते हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। यही एवोल्यूशन है। यानी जो जानदार हैं एक नस्ल के, एक पॉपुलेशन के जो जानदार हैं, वो वक्त के गुजरने के साथ साथ वो चेंज होते जा रहे हैं, और वो सारी जो उनके अंदर चेंजेस आती हैं वो एवोल्यूशन कहलाती हैं। ठीक है। और एवोल्यूशन का यूनिट आपने याद रखना है, इसका यूनिट पॉपुलेशन है। कि एवोल्यूशन पॉपुलेशन लेवल के ऊपर होती है और ये इंडिविजुअल लेवल पे एक्ट नहीं करती है। यानी आप अगर कोई नस्ल देखते हैं, कोई कम्युनिटी, वहाँ कोई आप पॉपुलेशन देखते हैं और वहाँ पे एक जानदार आपको बदला हुआ नज़र आता है। जैसे इंसानों की आबादी की बात कर लें, तो इसमें एक इंसान आपको ऐसा नज़र आता है कि जिसका एक कान नहीं है, तो आप कहोगे भाई ये एवोल्यूशन होगी। नो, ये अब नॉर्मल डेवलपमेंट है। तो एवोल्यूशन किसी एक जानदार के अंदर आने वाली या एक ऑर्गेनिज्म के आने वाली तब्दीली का नाम एवोल्यूशन नहीं है। एवोल्यूशन हम कहेंगे जब पूरी की पूरी नस्ल बदल जाएगी, पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो बदल चुकी होती है। और एवोल्यूशन के अक्कर होने के लिए, यानी इसके वाक़े होने के लिए कोई थोड़ा टाइम रिक्वायर नहीं होता है, बल्कि मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि एवोल्यूशन जो है वो कोई कुछ सालों की बात नहीं होती है, बल्कि इसके वकूफ़ पज़ीर होने के लिए मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो इस एवोल्यूशन को हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कहते हैं, यानी जानदारों के अंदर जो बदलाव आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कहते हैं। अब जैसे इसकी एग्जांपल हम बड़ी सिंपल सी उठाते हैं कि जैसे अ, हम इंसानों में ही देख लें कि इंसानों की जो हाइट है अब वो बहुत छोटी रह गई है। कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंसान आपको 7 फीट का नज़र आएगा, 7.5 का, 8 का हो सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक वक़्त था कि उस वक़्त जो इंसान थे वो 100 फीट के होते थे, 120 फीट के भी होते थे। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात करें तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा हाइट होती थी। तो क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस आती गईं, और अब ये इतने ज़्यादा जो है वो चेंज हो चुके हैं कि ये अपने जो इंसेस्टर हैं उनसे टोटली डिफरेंट है। ठीक है? तो इसको कहते हैं एवोल्यूशन। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन है ये हम किसको कहते हैं? ये हम कहेंगे चेंजेस इन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट ओवर द टाइम। यानी जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, तो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो जानदार हैं वो तो चेंज हो ही रहे हैं, लेकिन जानदारों के जो इर्द-गिर्द के सराउंडिंग की जो नॉन लिविंग पार्ट्स हैं, यानी फिज़िकल स्ट्रक्चर जो हैं एनवायरनमेंट की, वो भी चेंज होती जा रही हैं। और ये जो फिज़िकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एनवायरनमेंट की जो फिज़िकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही हैं, ये इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहलाता है। और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन किसको कहेंगे? कि जो बायोटिक पार्ट में चेंजेस आ रही हैं, एनवायरनमेंट का जो लिविंग पार्ट चेंज होता जा रहा है, जानदार बदलते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो एवोल्यूशन कहलाता है या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है, ये एक क्वेश्चन है, और ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये वो दो क्वेश्चन हैं जो कि हर बंदे के माइंड में आते हैं। जब से दुनिया बनी है लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं। हर बंदा सोचता है कि ये जो दुनिया है, ये जो अर्थ है, ये कैसे बनी होगी, और फिर अर्थ के ऊपर पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे आया होगा। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर बंदे के माइंड में आते हैं। तो इस हवाले से फिर दो तरह के आइडियाज़ हैं, और कुछ आइडियाज़ को हम कहते हैं रिलीजियस आइडियाज़, मज़हबी आइडियाज़ भी हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं, साइंटिफिक बेस्ड
आइडियाज़ हैं। तो जो रिलीजियस आइडियाज़ रखने वाले जो लोग हैं, उनको हम कहते हैं क्रिएशनिस्ट। और जो साइंटिफिक आइडियाज़ रखते हैं वो एवोल्यूशनिस्ट कहलाते हैं। ठीक है? तो रिलीजियस आइडियाज़ रखने वाले लोगों का बिलीव है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के ऊपर, और जो साइंटिफिक आइडियाज़ रखते हैं उनका बिलीव है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर। हम इन दोनों थ्योरीज़ में डिफरेंस देखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है। कि जो क्रिएशनिस्ट हैं वो इस थ्योरी को बिलीव करते हैं, जबकि जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो इस थ्योरी को बिलीव करते हैं, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, all the organisms were created in their present form several million years ago by supernatural power। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि जो सारे के सारे जानदार हैं वो अपनी प्रेजेंट फॉर्म के अंदर ही आज से कोई मिलियन ईयर्स इगो, हज़ारों साल पहले वो अपनी मौजूदा हालत में ही क्रिएट किए गए थे। और किसने क्रिएट किया था? बाई सुपरनैचुरल पावर, यानी कि किसी डिवाइन फोर्स ने, गॉड ने, अल्लाह ने इसको बनाया था। ठीक है? और आज से कोई हज़ारों साल पहले इन जानदारों को बनाया था, और जितने भी जानदार हमें नज़र आते हैं, जिस फ़ॉर्म में नज़र आ रहे हैं, इसी फ़ॉर्म में ही क्रिएट किए गए थे आज से कोई हज़ारों साल पहले। और जैसे ये जो गोट है, तो वो जिस तरह की नज़र आती है, इसी तरह की बनाई गई थी। इनका ये मानना है। ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैन इज़ नॉट इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजी। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो इंसान है वो चिंपैंजी से नहीं बना है, यानी बंदरों से ये इंसान नहीं बना है। ये जो चिंपैंजी है, गरीले हैं, इनसे नहीं बना है, बल्कि इंसान को इंसान ही तख्लीक किया गया था। तो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को जो बिलीव करते हैं, जिनको हम क्रिएशनिस्ट कहते हैं, उनका ये मानना है कि जिस तरह की मखलूक आपको नज़र आ रही है, ये बनाई भी ऐसे ही गई थी, कोई आज से हज़ारों साल पहले। ठीक है? और ये कहते हैं जी कि स्पेशल कोई इवेंट है, स्पेशल कोई पॉइंट है, तब ये ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, और ये जो ज़मीन है ये बनी थी। और वो जो कहते हैं ना हम इस्लाम में कि कुन कहा था और हो जा, तो फिर सब कुछ जो है ये तख्लीक हो गया था, जिसमें फिर कुरान मजीद में आता है कि ये जो हमारी ज़मीन है, आसमान है, ये सारी कायनात 7 दिन के अंदर तख्लीक की गई थी। ठीक है? तो उसके बाद फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये क्या कहती है। इसके अकॉर्डिंग ज़मीन इस तरह से नहीं बनी है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए से ज़मीन जो है वो बनी थी। तो वो भी मैं बताता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसे कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी कहते हैं इस चीज़ को कि जैसे कहा जाता है कि ये जो सूरज है, इसके गिर्द जो है वो कोई सियारा आया था, कोई सितारा आया था सूरज के गिर्द, उसने उसके ऊपर टाइड्स डाली, जिस वजह से सूरज के पीसेस बन के टुकड़े बन गए, और वही टुकड़ों ने, उसके पीसेस ने सूरज के गिर्द ही जो है वो घूमना शुरू कर दिया था। और उनको फिर हमने प्लैनेट्स का नाम दिया, सियारे कह दिया। और उन्हीं सियारों में से, उन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट हमारी अर्थ है। ठीक है? और जिसके बारे में फिर कहा जाता है कि ये पहले बहुत ज़्यादा गर्म होती थी, क्योंकि ये सूरज का पार्ट थी पहले, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हॉट थी, और इस पे कुछ कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती। फिर क्या हुआ कि फिर इस विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ज़मीन हमारी ठंडी होती गई, और ये सूटेबल होगी लाइफ के लिए, और कि लाइफ इस पे एग्जिस्ट कर सकती थी। और लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो ज़मीन का जो क्रस्ट है, यानी ऊपर का जो पार्ट है वो तो ठंडा है, लेकिन इसका जो कोर है, यानी इसका अंदर वाला जो पार्ट है वो गर्म है। ठीक है? अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, all organisms were evolved from their earliest form
सेवरल मिलियन ईयर्स एगो। इस थ्योरी के मुताबिक जो सारे जानदार हैं वो इवॉल्व हुए हैं अपनी पहले वाली फॉर्म से, आज से कोई हज़ारों साल पहले। यानी इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि जो जानदार हैं वो अपनी पहले वाले जो जानदार थे ना, अपने जो इंसेस्टर एनिमल थे उनकी बदली हुई फॉर्म है, ठीक है? यानी कि ये इस फॉर्म में क्रिएट नहीं किए गए, बल्कि जो पहले इनसे इनके जो इंसेस्टर थे ना, इनके जो आबाओ-अजदाद थे, उनकी ये बदली हुई शक्ल है, जो आज जो मखलूक नज़र आ रही है, आज जितने भी एनिमल नज़र आ रहे हैं, ये अपने इंसेस्टर एनिमल के अपने इंसेस्टर ऑर्गेनिज़्म की बदली हुई फॉर्म है, ठीक है? ये इस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है? अब ये बदलते क्यों हैं? ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बदलते हैं। ये डार्विन ने बताया था, डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, याद रखिएगा। डार्विन जब भी हमारे सामने एवोल्यूशन का नाम लिया जाता है या माइंड में एवोल्यूशन का जो है वो लफ्ज़ आता है, तो फ़ौरन हमें डार्विन का नाम याद आता है, क्योंकि इस बंदे ने ये थ्योरी जो है ये प्रपोज़ की थी, ठीक है? तो डार्विन ने कहा था जी नेचुरल सिलेक्शन है जिस वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुदरती चुनाव की वजह से, कि जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो जानदार भी क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो वाले जानदार जो इन्वायरमेंट के मुताबिक फिट होते हैं, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेती है, यानी नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है? कुदरती चुनाव होता है, और वो वाले जो फिट नहीं होते हैं उसको नेचर अबॉलिश कर देती है, यानी उसको ख़त्म कर देती है, और वो ज़िंदा नहीं रहते हैं, उनकी नस्ल फिर बाकी नहीं रहती है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द present form organism are transformed form of their parent organism, यानी इस थ्योरी के मुताबिक जो आज हमें जानदार नज़र आते हैं, ये अपने जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म थे उन्हीं की बदली हुई फॉर्म है, ठीक है? यानी ये इसी फॉर्म में क्रिएट नहीं किए गए थे, बल्कि ये अपने पेरेंट्स की ही बदली हुई शक्ल है, यानी उनसे थोड़े चेंज हो चुके हैं। इनके पेरेंट्स थोड़े से और तरह के थे, अब ये थोड़े उनसे मुख्तलिफ हो गए हैं। क्यों मुख्तलिफ हो गए हैं? क्योंकि इनको एनवायरनमेंट और तरह का मिला, और ये अपने नए एनवायरनमेंट में नए तरीके से अडॉप्ट हो चुके हैं। तो जो इस थ्योरी को बिलीव करते हैं उनको एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। उसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिनकी एवोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूशंस हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ साइंटिस्ट थे जो एवोल्यूशन को बिलीव नहीं करते थे। वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को बिलीव करते थे, जैसे कार्लस लीनियस जो है, ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को बिलीव करता करता था। और जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बिलीव करते थे उसमें एक तो डार्विन है, और दूसरा लेमार्क, लेमार्क के साथ वेलस जो है, ये तीन मशहूर साइंटिस्ट हैं जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बिलीव करते थे और इसके सपोर्टर थे। उसके बाद हम इनकी कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। जैसे लीनियस जो है, इसने क्या किया था, इसने जो ऑर्डर का टैक्सॉन है ये मुतारफ़ करवाया था, जानदारों की जो लाइफ है उसकी डाइवर्सिटी के हवाले से। और दूसरा इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है, जानदारों को जो स्पीशीज़ को नाम देने का जो सिस्टम है, ये भी इसने मुतारफ़ करवाया था पहली दफ़ा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है लेमार्क। लेमार्क ने अपनी थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और इसकी थ्योरी थोड़ी-सी डिफरेंट थी डार्विन से, तो ये भी हम देखेंगे। ये इसमें ज़िराफ़ों की एग्ज़ाम्पल इसने दी है कि ज़िराफ़ों की जो गर्दन है वो किस तरह से लंबी गर्दन वाले ज़िराफ़े कैसे आए हैं, तो इस हवाले से इसने उसकी एवोल्यूशन के बारे में थ्योरी जो है वो पेश की है। तो ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर माल्थस जो है, इसने एक एसे जो है वो पब्लिश किया था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के हवाले से जो है इसने एक एसे लिखा था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल बताई हुई थी कि किस तरह से पॉपुलेशंस
में चेंजेज़ आती हैं, ठीक है? और उसके बाद जो कुवियर है, ये साइंटिस्ट है और कुवियर जो है इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था पैलेंटोलॉजी की साइंस में। पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं और इसने जो अर्थ हिस्ट्री पे जो कैटास्ट्रॉफिज़्म है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखा है। कैटास्ट्रॉफिज़्म कहते हैं जो बड़े-बड़े वाक़यात हुए हैं अर्थ के ऊपर। तो जैसे जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में सैलाब आया था, तो उस वक़्त कश्ती बनाई गई थी। तो इस तरह के वाक़यात हुए हैं जो पूरी अर्थ के ऊपर जो है इस तरह के जो बड़े-बड़े वाक़यात हुए हैं उनको कैटास्ट्रॉफिज़्म कहते हैं उनकी स्टडी को। उसके बाद जो है लॉयल ये नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, इसने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के ऊपर बुक पब्लिश की थी और जियोलॉजी कहते हैं हम अर्थ की स्टडी को और इसने इस बुक में ये बताया है कि जो अर्थ के ऊपर जो चेंजेज़ आती रही हैं वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ उनकी उनके बारे में डिटेल बताई है। नेक्स्ट डार्विन जो है इसने वॉयेज ऑफ बीगल के बारे में बताया है। बीगल कहते हैं बहरी जहाज़ को कहते हैं और वॉयेज कहते हैं बहरी सफ़र को। तो ये बहरी जहाज़ का नाम है बीगल और उस बहरी जहाज़ पे जो सफ़र किया था इसने उसको वॉयेज कहते हैं। तो एक तो इसने बहरी सफ़र किया था वॉयेज ऑफ बीगल और दूसरा इसने एक नोटबुक यानी एक बुक भी लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ स्पीशी की ओरिजिन के ऊपर इसने बुक लिखी थी कि स्पीशीज़ किस तरह से ओरिजिनेट होती हैं और दूसरा इसने ऐसे लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीशी के ऊपर। यानी इसने काफ़ी सारी जो बुक्स हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशी के ऊपर लिखना शुरू की थी और फिर एक ऐसे जो है बाद में फिर पब्लिश किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है मेंडल। मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया था। उसके बाद फिर वेलस है। वेलस ने भी अपनी थ्योरी जो है वो लिखी थी जिस तरह की डार्विन की थ्योरी थी। इसी तरह की वेलस ने भी थ्योरी लिखी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसको कहते हैं और इसकी थ्योरी बिल्कुल मैच करती है डार्विन की थ्योरी के साथ। लेकिन ये था कि इसने कोई क्रेडिट नहीं लिया अपने वर्क का क्योंकि इसके पास जो है वो एविडेंसेस नहीं थे, सबूत नहीं थे। जिस वजह से इसने क्या किया कि अपनी सारी एफ़र्ट जो है वो डार्विन को दे दी और अपना जो थ्योरी लिखी थी इसने डार्विन को सेंड की और डार्विन ने इसकी जो थ्योरी है उसको देखा और अपनी जो थ्योरी थी उसको भी एनालाइज़ किया, तो दोनों सेम ही थी, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम था, तो उसने फिर जो अपनी थ्योरी थी वो पब्लिश करवा दी। तो नेक्स्ट हम एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स को देखेंगे।